नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी2 के अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है और 17 नवंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में हमने 14 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन 2 पार्टों में किया हुआ है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रखा है, वहां से कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 41 से आगे के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के क्वेश्चन का हम आगाज़ करते हैं और 41 नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज के इस वीडियो का पहला जो 41 नंबर क्वेश्चन है कि तुल्यकाली मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति के समानुपाती होता है, तो फिर लेम्डा का मान होता क्या है। यानी टार्क पूछा है, लेम्डा का मान। तो इसमें देखिए दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे अगर हम टोटल पावर की बात करें तो P इक्वल टू ई भी अपन एक्स एस साइन लेम्डा हो जाता है। तो यहाँ से भी हम टोटल पावर की बात करें तो ये साइन लेम्डा के समानुपाती हो जाता है। अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो देखिए साइन लेम्डा यानी लेम्डा जो है यह किसके समानुपाती बन रहा है, तो पावर के समानुपाती बन रहा है। यही क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि लेम्डा यानी टार्क जो होगा वो क्या होगा, तो साइन लेम्डा होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस फार्मूले को आप सब ज़रूर याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 42 नंबर कि 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध 6 वोल्ट बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं, स्रोत को देखते हुए टोटल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। पहले तो कहा कि 3 रेजिस्टेंस हैं और ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं ये आपस में एक दूसरे से समानांतर में कनेक्ट हैं और यह टोटल इसका जो है वह 6 वोल्ट के बैटरी से ये कनेक्ट है। अब ये कह रहा है कि इसमें प्रत्येक का रेजिस्टेंस मान जो है वो 30 ओम है, इसका भी 30 ओम है और इसका भी 30 ओम है और पैरेलल में आपस में कनेक्ट हैं। इस फिगर में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि तीनों जो रेजिस्टेंस हैं आपस में समानांतर में हैं। अब कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस बताइए। तो पैरेलल के लिए शॉर्ट ट्रिक होता है टोटल रेजिस्टेंस का आर टी इक्वल टू होता है आर अपान एन। एन होता क्या है, तो नंबर ऑफ ब्रांच पैरेलल में। तो यहाँ ब्रांच कितनी बन रही हैं, 1 2 3 यानी 3 ब्रांच बन रही हैं। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कितना है 30 अपान कितनी ब्रांच, तो 3 3 एकम 3 यानी 10 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। यह फार्मूला तभी अप्लाइड होता है जब पैरेलल में समान मान के रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 10 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 3 फेज प्रेरण मोटर द्वारा उत्पन्न अधिकतम बल गुण क्या होता है। मैक्सिमम टार्क पूछा है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो इसके लिए फार्मूला जो होता है मैक्सिमम टार्क इक्वल टू टी मैक्स इक्वल टू 180 अपान 2 पाई हो जाएगा एन एस यानी सिंक्रोनस स्पीड इंटू वी स्क्वायर अपान 2x एस। अब देखिए मैक्सिमम जो टार्क है वो वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है और यही चीज़ अगर मैक्सिमम टार्क सिंक्रोनस मोटर में पूछता तो वहाँ पे केवल वोल्टेज के समानुपाती हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन है कि प्रयुक्त वोल्टेज की व्युत्क्रमानुपाती, इस फार्मूले को आप देखिएगा तो वोल्टेज के स्क्वायर के समानुपाती बन रहा है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। बी जो ऑप्शन है कि प्रयुक्त वोल्टेज के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, नहीं समानुपाती, वर्ग तो होगा लेकिन समानुपाती होगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि रुक जाने पर रोटर प्रतिघात के व्युत्क्रमानुपाती, रोटर प्रतिघात यानी एक्सेस जो है यहाँ देखेंगे तो मैक्सिमम जो टार्क है ये आपस में व्युत्क्रमानुपाती के
रिलेशन में स्थापित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन देखेंगे तो प्रयुक्त वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती, प्रयुक्त वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती तो है लेकिन वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, ये टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर कि कौन सा डीसी मोटर अपनी गति बलागुण स्पीड टॉर्क विशेषता के कारण विद्युत कर्षण, ये वाली लाइन आप याद रखिएगा, विद्युत कर्षण अनुप्रयोग के लिए जानी जाती है। मतलब कि ट्रैक्शन पर्पज में हम किस मोटर को प्रीफर करते हैं वह भी डीसी मोटर के रूप में यहाँ लिखा है, डीसी मोटर के रूप में। तो उसके लिए सबसे अच्छी प्रीफर जो की जाती है वो सीरीज मोटर की जाती है। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो हाई होता है और ट्रैक्शन पर्पज़ में हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली ही मशीनों को प्रीफर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सीरीज मोटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर की 3 फेज प्रेरण मोटर में स्लिप के पदों में तुल्यकालिक गति ns और रोटर गति n के बीच का रिलेशन होता क्या है, दिए गए ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो हम स्लिप जब निकालते हैं तो s इक्वल टू होता है ns सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपन सिंक्रोनस स्पीड। अब क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो बन जाएगा s इंटू NS इक्वल टू NS माइनस NR हो जाएगा। अब इस पोर्शन को हम इधर लेके आएंगे और इस पोर्शन को हम इधर भेजेंगे। अब क्या कर देंगे कि NR इक्वल टू हो जाएगा NS माइनस S NS हो जाएगा। अब इस पोर्शन में देखिए NS कॉमन है तो NS जब कॉमन करेंगे तो 1 माइनस S हो जाएगा, इक्वल टू है और इधर NR है। देखिए NR यानी रोटर की स्पीड इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड कोष्ट में 1 माइनस S, और यही चीज़ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि सामान्य 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति से DC मोटर की गति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग नहीं किया जाता है। कह रहा है कि सप्लाई जो है वह 50 हर्ट्ज की है, AC से AC आपूर्ति है, मतलब मेन सप्लाई जो है वो AC है, DC मोटर की कंट्रोलिंग करना है तो कौन सी ऐसी युक्ति है जो प्रीफर नहीं की जाएगी वो आपको बताना है। पूर्ण नियंत्रित दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर इसके द्वारा कंट्रोलिंग की जाती है। इसके बाद हाफ वेव कन्वर्टर से भी की जाती है और मध्य बिंदु विन्यास मतलब सेंटर टैपिंग के द्वारा भी की जाती है, लेकिन पूर्ण सेतु इन्वर्टर के द्वारा नहीं की जाती है। इन्वर्टर का काम जो प्यारे साथियों होता है वह DC टू AC का काम इन्वर्टर का होता है। यहाँ नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर की 30 वाट तक निम्न शक्ति अनुप्रयोगों के लिए किस प्रकार की एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। अगर कैपेसिटी की बात करें तो 30 वाट में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो आपने सिंगल फेज में शेडेड पोल का नाम सुना होगा। शेडेड पोल मोटर जो होती है ऐसी मोटर होती है जो खिलौनों में छोटे छोटे कार्यों में हम शेडेड पोल मोटर का यूज करते हैं। ज़्यादातर में खिलौनों में इसका उपयोग किया जाता है और इसकी पावर रेटिंग की बात किया जाए तो 5 वाट से लेकर के 125 वाट में ये अवेलेबल होती है। शेडेड पोल जो होती है इसकी रेटिंग यही होती है। और देखिए यहाँ पे रेटिंग जो दिया है 30 वाट, तो 30 वाट तो इसमें आ रहा है ना, इसलिए शेडेड पोल मोटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसको देखिए 48 नंबर की 20 ओम और 10 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोध 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी में कनेक्ट है तो 10 ओम के रेजिस्टेंस पर वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा आपको बताना है। पहले तो देखिए फिगर जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने लगेंगे 2
और ये जो है पहला जो है वह 20 ओम का है और दूसरा जो है 10 ओम का है, आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं और इसका वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट का वोल्टेज है। अब यहाँ पूछा है कि इस 10 ओम पर वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा, तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो ये सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में कनेक्ट जब है रेजिस्टेंस तो फार्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 ओम प्लस 10 ओम कितना हो जाएगा, 30 ओम। अब यहाँ से हम टोटल करंट निकाल लेंगे, तो करंट निकालेंगे तो I इक्वल टू V/R। अब V का मान देखिए मेन 6 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस जो है हमने निकाला है इस सर्किट का 30 ओम। अब 6 5 30 1/5 हो जाएगा, जब भाग देंगे तो 0.2 एम्पियर आ जाएगा। ये करंट 0.2 एम्पियर तो आ गई। अब हमें 10 ओम के मान पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो सीरीज सर्किट है तो करंट तो दोनों रेजिस्टेंस पे सेम ही मिलेगी, क्लियर है। सीरीज सर्किट में करंट समान होती है, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो V इक्वल टू IR कर देंगे। अब I जो है 0.2 एम्पियर होगा क्योंकि सीरीज सर्किट है, और इनटू रजिस्टेंस कहाँ पूछा है, 10 पर, यहाँ देखिए 10 ओम पर, तो यहाँ 10 कर देंगे। जब इसमें गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा 1 अंक के बाद 10 कट जाएगा, तो 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा 10 ओम के रजिस्टेंस पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रूथ विथ रेफरेंस टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। अब अल्टरनेटर में जब आप देखेंगे तो 2 प्रकार के रोटर यूज़ किए जाते हैं, एक तो होता है सेलिएंट पोल टाइप रोटर और एक जो होता है सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर। सेलिएंट पोल टाइप जो रोटर होता है, सेलिएंट वाला, इसमें क्या है कि इसमें इसका डायामीटर जो होता है वो ज़्यादा होता है और अक्षीय लंबाई जो होती है वो कम होती है, और इसकी स्पीड लो स्पीड में इसका यूज किया जाता है। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में इसका SCR मतलब शॉर्ट सर्किट रेशियो जो होता है वह 0.5 से 1.5 तक होता है। और ये इम्पोर्टेंट लाइन होती है कि इसका व्यास क्या होता है, तो व्यास ज़्यादा होता है और अक्षीय लंबाई कम होती है। शॉर्ट सर्किट रेशियो याद रखिएगा 0.5 से 1.5 होता है। दूसरा इसमें जो रोटर यूज़ किया जाता है वो सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, सेलिएंट पोल टाइप रोटर में एयर गैप जो होता है वह यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है, और इसका यूज हम लो स्पीड वाली मोटरों में करते हैं। अब एक दूसरा है सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर। सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर में क्या होता है कि उसका व्यास जो होता है वो कम होता है और अक्षीय लंबाई जो होती है ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको प्रीफर जो किया जाता है मीडियम और हाई स्पीड में सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर का यूज किया जाता है। और इसमें जो एयर गैप होता है वह समान होता है, जिससे इसमें नॉइस नहीं होती है। हाई स्पीड होती है, जैसे टर्बो अल्टरनेटर, स्टीम पावर प्लांट में अल्टरनेटर लगे हैं वहाँ पे जो रोटर यूज़ किया जाता है वह सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर होता है। इसमें पोल की संख्या की बात करेंगे तो 2 से 4 होती है, लेकिन सेलिएंट पोल टाइप में आप पोल की संख्या की बात करेंगे तो 6 से 120 तक पोल की संख्या होती है। अब आइए स्टेटमेंट पढ़िए। पहला जो कह रहा है कि द सेलिएंट पोल वुड केस सेटिवेट वाइंडिंग लॉस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉन सेलिएंट पोल टाइप प्रोड्यूस नॉइस। नॉन सेलिएंट यानी सिलेंड्रिकल में नॉइस होती है, नहीं, नॉइस उसमें नहीं होती है क्योंकि उसका जो रोटर का कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें एयर गैप समान होता है, और समान एयर गैप है, हर जगह समान है, तो फिर उसमें नॉइस नहीं आएगी। और जबकि यह स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉइस होगी, स्पीड हाई होगी, तो स्पीड तो हाई होगी लेकिन नॉइस नहीं आएगी। उसमें नॉइस जो आती है वह सेलिएंट पोल टाइप रोटर में आती है। तो यही स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर की 200 वोल्ट DC श्रेणी मोटर
का पूर्ण लोड आर्मेचर करंट 50 एम्पियर है, यदि आर्मेचर सर्किट का कुल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है, तो यदि कौन सी यांत्रिक शक्ति विकसित करेगा। इस डीसी सीरीज मोटर में मैकेनिकल पावर आपको बताना है। तो मैकेनिकल पावर का फार्मूला जो होता है वह EBIA हो जाता है। मतलब बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट का जब आप गुणा करेंगे तो उस मोटर में जो मैकेनिकल पावर डेवलप होगा वह इसके बराबर होगा। अब हमें क्या चाहिए, आर्मेचर करंट। तो देखिए फार्मूले में तो आर्मेचर करंट का मान दिया है 50 एम्पियर, लेकिन हमें ईबी का मान नहीं दिया है, ईबी का मान हमें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 200 वोल्ट जो दिया है ये टर्मिनल वोल्टेज है। तो मोटर के केस में जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो V = EB + IARA हो जाएगा। अब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज 200 है, EB हमें कैलकुलेट करना है, प्लस आर्मेचर IA आर्मेचर करंट 50 एम्पियर इनटू कुल रेजिस्टेंस 0.1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कब इसमें इंटू करेंगे, जब इसमें इंटू करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको इधर करेंगे तो EB = क्या हो जाएगा, 200 - 5 195 वोल्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसी फार्मूले में हम रखेंगे EB का मान हमने निकाला है 195 इंटू IA आर्मेचर करंट, यहाँ पे देखिए 50 एम्पियर है, ये 50 हो जाएगा। जब इसमें आप गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वह 9750 आएगा। मैकेनिकल पावर है तो फिर पावर है तो इसका मात्रक जो आएगा वो वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D 9750 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 51 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घरेलू पैनल में उपयोग किए जाने वाले एक रीसेट करने योग्य विद्युत स्विच है जो किसी भी सामान्य स्थिति के दौरान परिपथ को स्वचालित रूप से भंग कर सकता है। मतलब ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट में आया तो वो ट्रिप हो जाता है और उसका यूज हम घरेलू पर्पस मतलब घरेलू अपने सर्किटों में यूज करते हैं। तो वो क्या है, तो उसे हम MCB बोलते हैं। MCB का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। इसकी रेटिंग की बात किया जाए तो 5 एम्पियर से 63 एम्पियर 230 वोल्ट में अवेलेबल होती है। तो वो क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। प्रोटेक्शन हमें कैसे देता है, तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों में हमें प्रोटेक्शन देता है, सर्किट को ट्रिप कर देता है। तो ऑप्शन नंबर B मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर की, व्हिच रेफरेंस टू मैग्नेट क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मैग्नेट है उसको हम क्यूरी टेम्परेचर तक हीट करते हैं तो उसका व्यवहार कैसा होगा। तो अगर याद रखिएगा, अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और उसको क्यूरी टेम्परेचर तक हम हीट करते हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और उसको क्यूरी टेम्परेचर तक अगर हम हीट कर रहे हैं तो वो डायामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी में कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर इसको हम क्यूरी टेम्परेचर तक गर्म करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमें मिलेगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है क्यूरी टेम्परेचर तक उसको हीट कर रहे हैं तो फिर वो डायामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 53 नंबर कि एक विद्युत परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता और धारा को नीचे दिए गए अनुसार आपको व्यक्त करना है। क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको पावर फैक्टर बताना है। पावर फैक्टर का टर्म है इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में, इक्वेशन है वोल्टेज का और यहाँ पे करंट का। तो पावर फैक्टर का मतलब है कि हमें यहाँ एंगल से केवल मतलब है। पहली लाइन में एंगल का मान देखिए क्या है, तो π/6 है। जब यहाँ से हम एंगल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 180/π से गुणा कर देंगे, ये पाई से पाई मारा जाएगा और 36 या 18 30 डिग्री आया।
अब देखिए करंट का जब हम निकालेंगे तो करंट में क्या है कि पाई/6 है माइनस में, तो यहाँ भी हम जब कन्वर्ट करेंगे तो 180/पाई, पाई से पाई मारा जाएगा और 36 18 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री माइनस, और ये पहले से माइनस है 30 डिग्री, तो टोटल हमें डिग्री जो होगी वह 60 डिग्री मिल जाएगी। टोटल डिग्री तो 60 हो गई। अब आइए सर्किट पर कि लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा। अब यहाँ पे वोल्टेज जो है देखिए प्लस में पाई/6 आगे है, पॉजिटिव है तो आगे है, और करंट जो है माइनस में पाई/6 है, यानी माइनस का मतलब ये पीछे है। तो वैसा सर्किट जिसमें करंट जो होगी वोल्टेज से पीछे होगी, या इसी को दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज होगा वो करंट से आगे होगा, तो ऐसा सर्किट जो होता है वह लैगिंग सर्किट होता है। यहाँ से तो क्लियर हो गया कि जो इसका पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग होगा, पश्चगामी होगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमको पावर फैक्टर बताना है। टोटल एंगल का मान हमने क्या निकाला है 60 डिग्री। पावर फैक्टर कास फाई का मान यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ हम रखेंगे कास 60 डिग्री। कास 60 डिग्री का मान जो होता है वह 1/2 होता है। इसमें जब आप भाग देंगे 1 में 2 से तो 0.5 हो जाएगा। और पहले ही हमने बताया कि लैगिंग होगा, वो कैसे होगा इसका एक्सप्लेन हमने किया। तो ऑप्शन नंबर सी 0.5 पश्चगामी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये साइन एंड सेफ्टी से है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सेफ्टी का एक साइन दिया गया है और ये किसका है आपको बताना है। पहले नंबर कि इसका जो पट्टी जो देखेंगे वृत्ताकार वाली, ये रेड की है और क्रॉस भी रेड की है, तो ये किस में जाएगा, तो ये प्रोहिबिटिव साइन में जाएगा, निषेधात्मक चिन्ह में जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ माचिस की तीली जलाना ऐसे निषेध बताया जा रहा है, मतलब ऐसा आपको नहीं करना है। यानी कहीं पर आपको आग की लपटें जब आ रही हैं तो मतलब वहाँ पे इसका यूज़ नहीं करना है। अब ये किस में आएगा, तो निषेधात्मक साइन में आएगा। इस चीज़ को भी आप ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि एक माचिस की तिल्ली है वो जल रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जब आप जाएंगे तो आग की लपटों और धूम्रपान को प्रतिबंधित करने का चिन्ह दिखाया गया है। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रोहिबिटिव साइन होता है, मैंडेटरी साइन होता है, वार्निंग साइन होता है और इन्फॉर्मेशन साइन होते हैं। ये 4 प्रकार के साइन होते हैं। इसमें मोस्ट जो होता है वह वार्निंग साइन के कुछ सिंबल्स होते हैं, वो पूछे जाते हैं। जैसे ऐसे करके ये ऐसे 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 कर दिया जाता है, ये किसका होता है, लेज़र बीम का होता है। इसके बाद ऐसे करके ये ऐसे कर दिया जाता है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक का होता है। तो इस टाइप में आप थोड़ा सा इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है मोस्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। अब यहाँ पे है कि डीसी जनरेटर की विद्युत दक्षता को के रूप में परिभाषित किया जाता है। डीसी जनरेटर है तो इसमें क्या होगा, अब देखिए डीसी जनरेटर में पहले हम मैकेनिकल पावर देके उसको घुमाएंगे, तो यहाँ पे इनपुट मैकेनिकल पावर हो जाएगा, पावर मैकेनिकल पावर। अब यहाँ से जब निकलेगा तो ये मैकेनिकल पावर आर्मेचर में जाएगा, तो आर्मेचर में हमें इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि डेवलप्ड इलेक्ट्रिकल पावर इन आर्मेचर वाइंडिंग, और इसके बाद जो होगा वह इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर हो जाएगा। अब इसको इनपुट मैकेनिकल पावर को हम ए कह देंगे और डेवलप्ड इलेक्ट्रिकल पावर इन आर्मेचर वाइंडिंग इसको हम बी कह देंगे, और इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर को हम सी कह देंगे। अब जो है कि आर्मेचर में जो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड होगा डीसी जनरेटर के केस में वो होता कितना है, तो वो होता है EGIA, और इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर जो होता है वो कितना होता है, तो V यानी टर्मिनल वोल्टेज इनटू लोड करंट। अब देखिए यहाँ पे 3 दक्षता पूछी जाती है। पहली जो है कि अगर आपसे मैकेनिकल दक्षता पूछे, मैकेनिकल दक्षता पहला क्वेश्चन बना कि मैकेनिकल दक्षता पूछे तो क्या करेंगे, B/A कर देंगे। B/A का मतलब है ये पहले, मतलब कि EGIA यहाँ लिख देंगे EGIA अपॉन
ए का मतलब है ये इनपुट मैकेनिकल पावर, तो नीचे में इनपुट मैकेनिकल पावर आ जाएगा। उसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी निकालेंगे तो इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी के लिए क्या करेंगे, C/B हो जाएगा। अब C का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर, यानी इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर मतलब VIL अपन डेवलप्ड इलेक्ट्रिकल पावर इन आर्मेचर वाइंडिंग, भी तो यही कह रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, EGIA हो जाएगा। और तीसरा जो इसमें क्वेश्चन बनेगा ओवरऑल इफिशियंसी का, तो ओवरऑल इफिशियंसी का जो बनेगा उसके लिए हो जाएगा वो C बाई लास्ट वाला C और फर्स्ट वाला है, तो C/A हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि C के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर अपान इनपुट मैकेनिकल पावर। अब आउटपुट पावर में यहाँ क्या हो जाएगा, VIL अपान इनपुट मैकेनिकल पावर। अब यहाँ पूछा है इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। अब देखिए इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी हमने यहाँ निकाला है C/B। C/B का मतलब है कि VIL मतलब कि इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर अपन डेवलप्ड इलेक्ट्रिकल पावर इन आर्मेचर वाइंडिंग, मतलब VIL अपान EGIA। अब यही चीज़ ऑप्शन नंबर D में देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि विद्युत शक्ति आउटपुट, क्लियर है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर VIL अपान उत्पन्न विद्युत शक्ति, मतलब इस आर्मेचर में डेवलप्ड इलेक्ट्रिकल पावर EGIA। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तीनों टर्म को आप जरूर अच्छे से याद रखिएगा, ऐसे ही मोटर में भी बनता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 56 नंबर की, चुंबकीय परिपथ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कथन सही कह रहा है, पहला जो कथन है कि फ्लक्स का पाथ जो होता है, फ्लक्स पाथ में वाई अंतराल के परिणाम स्वरूप प्रतिष्ठंभ में कमी आती है। अगर एयर गैप आप बढ़ाएंगे ना, तो एयर गैप बढ़ाने से होता है कि उसमें फ्लक्स कम जाएगा। फ्लक्स कम जाएगा इसका मतलब है कि रिलक्टेंस ज़्यादा होगा। अब रिलक्टेंस जो होता है मैग्नेटिक सर्किट का एक रेजिस्टेंस ही माना जाता है, तो फिर यहाँ कह रहा है कि कम होता है, ये गलत हो जाएगा। बी जो है कि वाई अंतराल के प्रतिष्ठंभ की तुलना में लौह पात का प्रतिष्ठंभ जो होता है वो कम होता है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर वाई अंतराल का जो एयर गैप होगा उसमें जो रिलक्टेंस होगा, मतलब फ्लक्स का विरोध जो होगा, उसकी तुलना में अगर लौह सर्किट कोई पाथ है उसमें रिलक्टेंस का मान जो होगा वो कम होगा, फ्लक्स का विरोध कम होगा। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 57 नंबर कि यदि प्रतिशत आर्मेचर ड्रॉप 2% हो और वोल्टेज 200 वोल्ट हो तो डीसी शंट मोटर में प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा। प्रेरित ईएमएफ का मतलब है कि यहाँ पे ईबी का मान पूछा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 200 है, इसका आर्मेचर ड्रॉप जो है वो 2% का है, तो 2% निकाल दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आर्मेचर में जो ड्रॉप आया 2% पर वो कितने वोल्ट का हुआ, तो वह 4 वोल्ट का हुआ। तो हमें अब ईएमएफ के रूप में कितना वोल्टेज मिलेगा अब वो बताना है। तो क्या कर देंगे, ये ड्रॉप घटा देंगे। अब वोल्टेज जो है 200 माइनस 4 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो कितना हमें वोल्टेज मिला, 196 वोल्ट मिला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर कि 4 पोल 3 फेज अल्टरनेटर के आर्मेचर में 36 स्लॉट है। यदि आर्मेचर वाइंडिंग को एक स्लॉट द्वारा शॉर्ट पिच किया जाता है तो वह कोण कितना होगा, इसे शॉर्ट पिच किया जाता है। अब देखिए पहले पूर्ण पिच आप निकाल लीजिए। पूर्ण पिच इक्वल टू जो होगा वह स्लॉट अपान पोल हो जाएगा। अब स्लॉट जो है वो 36 का है, अपान पोल जो है वो 4 का, 4 9 36, यानी पूर्ण पिच जो ये है वो 9 का है। जबकि कह रहा है कि जब इसकी बाइंडिंग की जाती है तो 60 पिच कर दिया जाता है एक स्लॉट। इसका मतलब है कि जो 9 स्लॉट में डालनी थी कॉइल, अब वो किस में डाली जाएगी, तो वह 8 में ही डाली जाएगी। अब
क्या करेंगे कि शॉर्ट पिच एंगल अल्फा इक्वल टू पूर्ण पिच माइनस वास्तविक पिच अपन पूर्ण पिच इंटू 180 हो जाएगा। अब पूर्ण पिच कितना था, 9 था, लेकिन एक स्लॉट कम पे ही की गई जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो इसका मतलब है कि वास्तविक इसकी कॉइल जो डाली गई वो किस में डाली गई, एक स्लॉट कम यानी 8 में डाली गई। तो पूर्ण पिच माइनस वास्तविक पिच अपान पूर्ण पिच 9 इंटू 180 हो जाएगा। 9 में से 8 घटाएंगे 1 और 9 दूनी 18, तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान कितना मिला, 20 डिग्री मिला। यानी एक स्लॉट कम करने पर एंगल जो मिलेगा वह 20 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 59 नंबर कि डूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द मास ऑफ एन एलिमेंट डिस्पोजेट ड्यू टू द पैसेज ऑफ करंट। इसमें है कि इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडे के विद्युत अपघट्य का पहला जो नियम होता है वो क्या होता है, m समानुपाती q। अब q इक्वल टू जो होता है it, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m समानुपाती it। अब ये समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो यहाँ पे विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसे हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं तो उसको लेंगे, तो लिख सकते हैं m इक्वल टू जेड आई इंटू टी। यही z जो है वह इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि करंट के रूप में या z के रूप में, हम तो यहाँ से z निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ही पूछा है। तो z इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, m अपान आई टी हो जाएगा। अब पूछा है कि जो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो मास होगा वह इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे z जो है, z को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये जो है इस मास के द्रव्यमान के साथ किस रूप में है, समानुपाती के रूप में है, समानुपाती के रूप में है। करंट जो है व्युत्क्रमानुपाती और टाइम जो है वो भी व्युत्क्रमानुपाती के रूप में है। अब ऑप्शन सी में जब जाएंगे तो लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बिल्कुल करेक्ट बात है, इस फार्मूले से आप स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 60 नंबर कि एक 200 वोल्ट शंट मोटर किसी निश्चित लोड पर 22 एम्पियर की लाइन धारा लेता है। यदि फील्ड और आर्मेचर करंट 100 ओम और 0.5 ओम हो तो उत्पन्न सकल यांत्रिक शक्ति कितनी होगी। यहाँ वही चीज़ पूछा है, EBIA पूछा है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 22 एम्पियर की लाइन धारा है, तो पहले हम यहाँ पे आर्मेचर करंट निकालते हैं। तो आर्मेचर करंट निकालेंगे तो लोड करंट माइनस शंट फील्ड करंट हो जाएगी। लोड करंट देखिए 22 एम्पियर का है माइनस शंट फील्ड करंट। तो शंट फील्ड करंट जब निकालेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज 200 अपान शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, तो ये 100 है। यहाँ पे देखिए दिया है, 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा तो 22 माइनस 2 यानी 20 एम्पियर आर्मेचर करंट का मान आ गया। आर्मेचर करंट हमें 20 एम्पियर मिल गया। अब हमें EB निकालना है, तो EB निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मोटर का इक्वेशन लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज के रूप में। तो V इक्वल टू EB प्लस IA हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज कितना है, तो 200 इक्वल टू EB प्लस IA। आर्मेचर करंट हमने निकाला है 20 एम्पियर इंटू आर्मेचर का रजिस्टेंस। तो आर्मेचर का रजिस्टेंस यहाँ देखिए 0.5 है, 0.5 हो जाएगा। 20 पाँचे 100 हो जाएगा, 20 पाँचे 100 हो जाएगा। जब यहाँ से 100 हम करेंगे तो 20 पाँचे जब 100 हम यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, EB इक्वल टू हो जाएगा 200 और माइनस इधर 10 हो जाएगा क्योंकि एक अंक के बाद कट जाएगा तो 10 इधर आएगा। तो क्या हो जाएगा 10, 200 माइनस 10 यानी 190 हो जाएगा। EB हमें मिल गया 190 और आर्मेचर करंट हमें मिला हुआ है कितना, 20 एम्पियर। तब यहाँ से हम ये मैकेनिकल पावर निकाल दें, EBIA हो जाएगा। EB कितना है,
तो 190 और आइए जो है वो 20 है। अब क्या करेंगे कि 2 जीरो और 19 दूनी का 38 हो जाएगा। अब क्या है कि देख रहे हैं कि आंसर जो है किलो में है, तो 1000 से भाग दे दीजिए। 1000 से भाग जब देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा, एक नीचे जीरो है, इसमें पॉइंट लग जाएगा एक अंक के बाद, तो आएगा 3.8 किलो वाट आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए 3.8 किलोवाट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लाएंगे आपके बीच। तब तक इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी प्लीज़ आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।